नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निकिता। बुलेटिन शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में जॉर्डन में मारे गए 2 अमेरिकी सैनिक। सरकार ने परिसीमन और महिला बिल को आगे बढ़ाने के लिए अपनी रणनीति में किया बदलाव। वांगचुक की पत्नी करेंगी 20 जुलाई के संसद मार्च का नेतृत्व, पुलिस की अनुमति नहीं। किरेन रिजिजू ने सर्वदलीय बैठक के लिए टीएमसी के बागी सांसदों को किया आमंत्रित। शिवसेना यूबीटी के 6 बागी सांसदों को शिंदे गुट में विलय की मंजूरी मिली। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले में जॉर्डन में तैनात अमेरिका के 2 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि एक सैनिक अब भी लापता है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के अनुसार 4 घायल सैनिकों को इलाज जॉर्डन के अस्पतालों में किया गया और उन्हें छुट्टी दे दी गई है। अमेरिकी अधिकारियों ने मारे गए सैनिकों की पहचान और हमले की जगह का खुलासा नहीं किया। इस हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देश पर अमेरिका ने लगातार 8वीं रात ईरान पर हवाई हमले किए। सेंटकॉम ने कहा कि कार्रवाई का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर करना और जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों पर हुए हमले का जवाब देना था। पिछले एक हफ्ते से दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर लागू कर दी, जबकि ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य बंद कर दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई ने शनिवार को एक लिखित बयान में कहा कि ईरान और अमेरिका के राष्ट्रपतियों के बीच हुए समझौते का अमेरिका द्वारा बार बार उल्लंघन यह दिखाता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सिग्नेचर पूरी तरह बेकार और भरोसे के लायक नहीं है। बता दें कि पिछले हफ्ते युद्ध विराम समझौता टूटने के बाद वाशिंगटन और तेहरान ने एक दूसरे पर हमले किए, जिससे पूर्ण युद्ध छिड़ने का डर पैदा हो गया है। खामेनेई ने कहा कि अमेरिका को यह पता होना चाहिए कि ईरानी राष्ट्र और रेजिस्टेंस फ्रंट के पास उनके लिए कभी ना भूलने वाले सबक हैं। ईरान में अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच अब अंदरूनी सत्ता संघर्ष की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक कट्टरपंथी गुटों को शक है कि अमेरिका से बातचीत करने वाले नेता इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ सॉफ्ट कूप यानी बिना हिंसा के तख्तापलट की कोशिश कर रहे हैं। अयतुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के खिलाफ नारे लगे और विदेश मंत्री अब्बास अरागची पर पथराव भी हुआ। कट्टरपंथियों का आरोप है कि सरकार ने सुप्रीम लीडर के निर्देशों की अनदेखी कर अमेरिका से समझौता किया। केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे बड़े संवैधानिक सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने फिलहाल 2 विवादित विधेयकों से जुड़ी प्रक्रियाएं रोक दी हैं, ताकि क्षेत्रीय और छोटे दलों का समर्थन हासिल किया जा सके। सूत्रों के अनुसार विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक अचानक रद्द कर दी गई। इससे एक दिन पहले 130वें संविधान संशोधन विधेयक की रिपोर्ट भी नहीं अपनाई गई, जो गंभीर अपराध के आरोप में 30 दिन तक हिरासत में रहने वाले मंत्रियों को पद से हटाने से जुड़ा था। सरकार का मानना है कि महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे विधेयकों को पारित करने के लिए संसद में 2/3 बहुमत जरूरी है। इसलिए सहयोगी और क्षेत्रीय दलों को साथ रखना प्राथमिकता है। खासकर दक्षिण भारत के दल परिसीमन को लेकर सीटों के बंटवारे पर अपनी चिंता जता चुके हैं। सरकार अब पहले व्यापक सहमति बनाकर इन बड़े संवैधानिक सुधारों को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे अंगमो ने कहा कि वांगचुक अब भी आमरण अनशन पर हैं और अगर वे 20 जुलाई के प्रस्तावित संसद मार्च में शामिल नहीं हो पाए तो वह खुद मार्च का नेतृत्व करेंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि वांगचुक को उनकी सहमति के बिना जंतर मंतर से सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया और मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं दिखाई गई। उनका कहना है कि हाईकोर्ट ने केवल स्वास्थ्य निगरानी के निर्देश दिए थे, अस्पताल में भर्ती करने के नहीं। दूसरी ओर सफदरजंग अस्पताल ने कहा कि वांगचुक की हालत स्थिर है, हालांकि लंबे उपवास के कारण उन्हें हल्का डिहाइड्रेशन और कमजोरी है। वहीं दिल्ली पुलिस के सूत्रों का दावा है कि संसद के मार्च के लिए कोई आधिकारिक अनुमति नहीं मांगी गई और संसद सत्र के दौरान लागू सुरक्षा प्रतिबंधों के कारण बिना अनुमति मार्च करने वालों को हिरासत में लिया जाएगा। जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल ले जाए जाने पर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि शांतिपूर्ण भूख हड़ताल से वांगचुक को हटाना गलत है और छात्रों से जुड़े मुद्दों को दबाया नहीं जा सकता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा, आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल, टीएमसी की महुआ मोइत्रा, ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कार्रवाई की आलोचना करते हुए सरकार से संवाद की मांग की। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने भी
सरकार से बातचीत करने की अपील की। दूसरी ओर बीजेपी ने पुलिस की कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार वांगचुक की स्वास्थ्य निगरानी के लिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बीजेपी नेताओं शाहनवाज हुसैन और हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि यह कदम उनकी सेहत की सुरक्षा के लिए उठाया गया था, न कि विरोध प्रदर्शन रोकने के लिए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने टीएमसी के बागी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय को पत्र लिखकर उन्हें नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई के प्रतिनिधि के तौर पर सर्वदलीय बैठक में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। पत्र में रिजिजू ने लिखा है कि लोकसभा और राज्यसभा में राजनीतिक दलों के फ्लोर नेताओं की बैठक में आपको आमंत्रित करते हुए मुझे खुशी हो रही है। इस बैठक में संसद के आगामी मॉनसून सत्र के दौरान उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों और संभावित विधायी कार्यों पर चर्चा की जाएगी। मैं दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। बता दें कि यह बैठक रविवार 19 जुलाई को सुबह 11 बजे नई दिल्ली स्थित संसद भवन एनेक्सी के मुख्य समिति कक्ष में आयोजित होगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शनिवार को शिवसेना यूबीटी के 6 बागी सांसदों को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय की मंजूरी दे दी है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक लोकसभा में शिंदे गुट की शिवसेना की संख्या बढ़कर 13 हो गई, जबकि शिवसेना यूबीटी के सांसदों की संख्या घटकर 3 रह गई है। बीते महीने शिवसेना यूबीटी के 9 में से 6 सांसदों ने पाला बदलकर एकनाथ शिंदे की शिवसेना का दामन थाम लिया था। इन 6 सांसदों में संजय हरिभाऊ जाधव, भाव साहेब वाघचौरे, ओम प्रकाश राजे निम्बालकर, संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख और नागेश आष्टीकर शामिल हैं। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने पार्टी के बागी सांसदों और विधायकों को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि अगर वे ममता बनर्जी के नेतृत्व में वापस लौट आते हैं तो वह 1 घंटे के भीतर इस्तीफा दे देंगे। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के 20 बागी टीएमसी सांसदों के एनसीपीआई में विलय में शामिल होने पर फैसला लेने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक स्पीकर इन मामलों पर विशेषज्ञों से सलाह कर रहे हैं। अगर विलय को मंजूरी मिलती है तो लोकसभा में एनडीए को 2/3 बहुमत के और करीब पहुंचने में मदद मिलेगी। माना जा रहा है कि इसके बाद केंद्र सरकार लोकसभा सीटें बढ़ाने, परिसीमन और महिलाओं को 33% आरक्षण से जुड़े 131वें संविधान संशोधन विधेयक को फिर से पेश करने की तैयारी कर सकती है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कश्मीर के मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज और पत्रकार इरफान महराज को यूएपीए मामले में जमानत दे दी है। दोनों को एनआईए ने 2020 में दर्ज आतंकवाद से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था। खुर्रम परवेज को 2021 में और इरफान महराज को 2023 में श्रीनगर से हिरासत में लिया गया था। दोनों पर यूएपीए की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों और कई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने भारत की आलोचना की थी और आरोपों को मनमाना व राजनीति से प्रेरित बताया था। कोर्ट जल्द ही जमानत की शर्तों पर विस्तृत आदेश जारी करेगी। बताया जा रहा है कि दोनों के खिलाफ कोई अन्य आपराधिक मामला लंबित नहीं है, इसलिए उनके जल्द जेल से बाहर आने की संभावना है। इससे पहले जून में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी एक अलग मामले में खुर्रम परवेज को जमानत देते हुए कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सर्वोपरि है। अभी के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। 11 बजे फिर हाजिर होंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.